नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर आप सबसे अपील कि HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के एड्रेस पर जाइए और ज्वाइन दबाइए और जैसे ही आप ज्वाइन दबाते हैं हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। इनमें से एक को चुनें और HW न्यूज के हाथ मजबूत करें ताकि हम ऐसे ही आपके मुद्दे आपके सामने लाते रहें। और आज सुनिए सरकार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बस के बात नहीं है कोरोना पर काबू पाना और अब भी प्रचार में लगी हुई है। और प्रचार ही नहीं दोस्तों, फूहड़ प्रचार, चीप प्रोपेगेंडा। और उसकी मिसाल है यह दस्तावेज जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आलोचना हो रही है उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह दस्तावेज पेश किया है। इस दस्तावेज के 2 हिस्से हैं। एक तरफ लिखा हुआ है नैरेटिव, यानी कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सच। यह सच अपने आप में इतना हास्यास्पद है, किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है, इतना फूहड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। उसकी चर्चा मैं करूंगा, एक एक करके मैं इनकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं दोस्तों। मगर उससे पहले मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल किस तरह के राजनेताओं के हाथ में दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोरोना भी तो एक प्राणी है, उसे भी तो जीने का अधिकार है, वो भी तो हाथ पांव मारेगा जीने के लिए। पहले आप सुनिए कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ये वो राज्य है दोस्तों जहां पर कुंभ हुआ। अगले साल कुंभ हो सकता था, मगर इसे 1 साल पहले किया गया। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुंभ को लेकर कुछ सख्त नियम लाए थे और यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और एक दूसरा मुख्यमंत्री हमारे सिर पर बिठा दिया गया, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत, जो अनाप शनाप बयान देते हैं। मगर आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी जो कि एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कोरोना को भी एक प्राणी बता रहा है, उसे भी जीने का अधिकार है। मैं बीजेपी के आला कमान से पूछना चाहता हूं कि जिस इंसान का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, आप ये बात उसके परिवार को भी कहेंगे क्या? कई बच्चियां अनाथ हो गई हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए, ये 30 साल की महिला ऊर्जा से भरी हुई, मगर जानते ही अपना संघर्ष हार गई। इसकी एक मासूम सी बच्ची है, सिर्फ 30 साल की थी। पूरी जद्दोजहद की इसने जीने की, मगर ये बच नहीं पाई। आज मैं चाहूंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके परिवार को जाके बोले कि कोरोना भी एक प्राणी है। क्या इस मुद्दे पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन करके पूछेंगे कि तुमने कैसे कोरोना के एक प्राणी कहा और यह कहा कि उन्हें जीने का अधिकार है? यह बयान अपने आप में संवेदन ही नहीं दोस्तों, हास्यास्पद है और आप मजाक बना रहे हैं उन लोगों का जो लोग कोरोना में मर गए हैं। और अब मिलिए योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ से पत्रकार पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मगर अहंकार देखिए साहब, बगैर उसका जवाब दिए निकल गए। देखिए ये वीडियो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को पत्रकारों का जवाब नहीं देना चाहिए? अजब मजाक बना रखा है आप लोगों ने। पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और आप जानते हैं कि जो दस्तावेज मैंने आपके सामने पेश किया था, उसमें एक पंक्ति यह भी है जिसमें नैरेटिव यह बताया जा रहा है आपके स्क्रीन पर कि काश हमारी भी न्यूजीलैंड जैसी प्रधानमंत्री होती। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, न्यूजीलैंड की आबादी तो हमारे एक छोटे शहर से भी कम है।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाहे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ये लोग सवालों से नहीं भागते हैं। अरे वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और यहां पर प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सिर्फ एक तरफा मन की बात। और फिर आप उस बात का मजाक उड़ाते हो जब लोग कहते हैं कि काश हमारी न्यूजीलैंड जैसी प्रधानमंत्री होती। हमारे प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं देते, एक तरफा मन की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संजीदगी से कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री खामोश है भाई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बात नहीं कहनी चाहिए? आप न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाएं, पहले आप ये तो देखें आप खुद क्या कर रहे हैं। राजन मिश्रा, शास्त्रीय गायक दोस्तों, उनका परिवार वेंटिलेटर की मांग करता रहा, प्रधानमंत्री से मिन्नतें करता रहा, उनकी मौत हो गई। और आप जानते हैं राजन मिश्रा के परिवार का दिल रखने के लिए इन्होंने यह पोस्टर लगा दिया जिसमें उन्होंने साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर बना दी और यह कहा कि हम उनके नाम पर एक अस्पताल कर देंगे या पता नहीं वेंटिलेटर रख देंगे, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। मगर क्या राजन मिश्रा जो कि एक शास्त्रीय गायक है वो वापस आ जाएंगे? जो लोग आपके खास हैं आप उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक गांव में जाते हैं और ये 4 तस्वीरें देखिए एक एक करके। यहां पर यह बताया जा रहा है कि कोविड के जो परिजन हैं हम उनसे मिलने गए, योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने गए। यहां पर बाकायदा रंगोली बनाई गई है। जो लोग कोरोना से परेशान हैं उनसे आपने रंगोली बनवा दी और यहां पर इन्होंने बाकायदा देखिए पीपीई किट्स पहने हुए हैं। अरे गांव में जाइए, बदतर हालात हैं। लोगों ने गंगा नदी में शव फेंकने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें देखिए, वीडियोस देखिए दोस्तों। मैं जो अब इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, मगर कल मैंने आज तक पर अपने दोस्त आशुतोष की रिपोर्ट देखी थी। बक्सर से गाजीपुर के सफर में या गाजीपुर से बक्सर के सफर में नदी जो है लाशों से पटी पड़ी है और 10 दिन पहले हालात और भी बदतर थे। अब इतने बुरे हालात हैं और आप अब भी अपने प्रचार के लिए किसी परिवार के वहां जाके वहां रंगोली बनवा के उन्हें पीपीई किट पहनवाकर आप अब भी प्रचार करते हैं। यानी कि सारी बात प्रचार, कोई जवाबदेही नहीं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये तमाम लोग पत्रकारों के जवाब देते हैं। आज भी कोई कोरोना से परेशान है, किसी को ऑक्सीजन का बेड चाहिए, तो प्रधानमंत्री आपको कोई टैग नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन को लोग टैग करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता को लोग टैग करते हैं, मगर आपको कोई टैग नहीं कर रहा है। एक मिसाल थी कि आपका एक भक्त जो आपके नाम पर दूसरों को गालियां दिया करता था, उसकी मौत हो गई। आज उसके परिवार ने आपका पोस्टर हटा दिया उस गाड़ी के पीछे से, क्योंकि वो मिन्नतें कर रहे थे आप लोगों से, मगर आप लोगों ने उनकी मदद नहीं की। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रचार, उस फूहड़ प्रचार का, और मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। कायदे से मैंने यह सोचा था कि मुझे इसकी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना वाहियात है। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि ये जो प्रचार आप देख रहे हैं, नैरेटिव सच, जो सब आपके स्क्रीन पर है, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंटी जी ने यह डाला कि हमारे प्रधानमंत्री तो 70 साल के हैं और वो 130 करोड़ जनता का ध्यान रख रहे हैं, उन पर हमें थोड़ा सा दया करनी चाहिए, उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, मगर हम अपने प्रधानमंत्री पर रहम थोड़ा ना करेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे। कोई सामान्य संकट नहीं है भाई, ये लाखों लोग मर रहे हैं। 4000 का आंकड़ा कल का है मृतकों का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 4000 नहीं है। रोज कम से कम 25 से 30 या 40 हजार लोग मारे जा रहे हैं। आप जाइए, किस तरह से नदियों में लाशें बहा दी गई, आपको लगता है उसका कोई आंकड़ा है? आपको लगता है कि जहां नदी के तट के बाहर लोगों को दफना दिया गया उसका कोई आंकड़ा है? जिन लाशों को चील, कौवे, कुत्ते नोच कर खा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा है? अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस फूहड़ प्रचार पर। आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं इसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। सबसे पहले नैरेटिव पर निगाह डालिए। मोदी या सरकार ने दूसरी लहर पर ध्यान नहीं दिया, इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है।
अब इसके जवाब में इन्होंने क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। 17 मार्च 2021 को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों को दूसरी लहर के बारे में सचेत किया और उन्हें बिना देरी किए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा। मैं आपके सामने दो तथ्य रखना चाहूंगा इसके जवाब में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर कोविड पर जीत का दावा कर लिया था जनवरी के महीने में। इसी मंच पर मैंने प्रधानमंत्री का आपको बयान सुनाया था। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उस वक्त जीत का दावा क्यों किया था? क्योंकि हर महामारी की दूसरी लहर आती है। उसके बाद हर्षवर्धन आपके स्क्रीन पर इन्होंने कहा कि यह कोरोना का एंड गेम है, कोरोना खत्म हो चुका है। और आप कहते हैं कि आप संजीदगी से ले रहे थे, कि आप दूसरे राज्यों को चेतावनी दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर यह है कैरावान की रिपोर्ट विद्या कृष्णन की। आप जानते हैं कि कोरोना पर गठित टास्क फोर्स की बैठक फरवरी और मार्च में हुई ही नहीं। पहले इन लोगों ने जनवरी में जीत का दावा कर लिया, उसके बाद कोरोना की बैठक ही नहीं हुई और यह दावा यह कर रहे हैं कि हमने राज्यों को सचेत किया था। अरे भाई, तुम क्या कर रहे थे? बताओ, तुम क्या कर रहे थे? तुमने कोरोना की बैठक तक नहीं बुलाई और तुम दूसरे राज्यों पर इसका दोष मढ़ रहे हो। अब दोस्तों आते हैं दूसरी बात पर। नैरेटिव, दूसरी लहर के बारे में राज्यों को चेतावनी नहीं दी गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? बीजेपी कहती है हमने मार्च 2021 में प्रधानमंत्री की चेतावनी के बारे में पहले ही बता चुके हैं। चुनाव में व्यस्त ममता बनर्जी और भूपेश बघेल जैसे लोगों ने पीएम की बैठक को नजरअंदाज किया। इसके अलावा मामलों में वृद्धि के बारे में 2021 के शुरुआती महीनों में राज्यों को कई सलाह और सूचनाएं भी भेजी गईं। यानी कि भूपेश बघेल और ममता बनर्जी चुनावों में बिजी थे। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में आकर क्या कहा था? भूल गए आप कि मेरी नजर जहां जा रही है वहां पर भीड़ ही भीड़ है? वो बयान याद है आपको? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी एक भी रैली की शुरुआत में वहां मौजूद जो हजारों की भीड़ थी उससे कभी अपील की कि आप लोग मास्क लगाएं, आप लोग सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, शारीरिक दूरी बनाएं? आज तक क्या प्रधानमंत्री का एक दायित्व नहीं बनता है? और आप जो दोष मढ़ रहे हैं ममता बनर्जी और भूपेश बघेल पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे बुरे हालात किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश और बिहार। लाशें सड़ रही हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। गंगा में, हमीरपुर में लाशों को बहाया जा रहा है। इस तरह के हालात महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, यूपी और बिहार में, त्राहिमाम में। यहां आपकी सरकार चल रही है, तो इन मुख्यमंत्रियों ने भी आपकी नहीं सुनी। यहां तो हालात अच्छे होने चाहिए थे क्योंकि आप ही की सरकार है। गुजरात में एक एक चिता में 4-4 लोगों को जलाया गया। आज भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। दीपक पटेल की खबर देखिए दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर है। अभी भी सरकारी आंकड़ा कह रहा है 2 लोग मारे गए। ये एक जगह की खबर है, एक सिंगल जगह की खबर है, जबकि 10 लोगों के शव जलाए गए हैं। आज भी गुजरात में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो मान लो ममता बनर्जी, भूपेश बघेल ने आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भी आपकी बात नहीं सुनी? शिवराज सिंह चौहान ने भी आपकी बात नहीं सुनी? जिस अनैतिक तरीके से आपने मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ एक पार्टी को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को बिठा दिया था, क्या उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी? विजय रूपाणी ने भी आपकी बात नहीं सुनी? नीतीश कुमार ने भी आपकी बात नहीं सुनी? जवाब दीजिए ना इस बात का। कुछ भी लिखते रहेंगे? 5 साल के बच्चे को लगाया है क्या ये अपना प्रचार लिखने के लिए? आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये 2 मुद्दे मैं एक साथ मिला रहा हूं। एक तरफ कहा गया है कि भारत में जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हैं, और दूसरा मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो इसके जवाब में ये लोग कह रहे हैं कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या मिला भी दें तो तुलना में भारत से अधिक है।
मौत के आंकड़ों के बारे में कह रहे हैं कि कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि महामारी से लड़ने में सरकार अक्षम है, और वही लोग यह भी कह रहे हैं कि यह सरकार इतनी सक्षम है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों सहित पूरे देश में कोरोना वायरस की कम रिपोर्टिंग का रैकेट चला रही है। क्या यह बेतुका नहीं है? इसका क्या जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। दिल पर हाथ लग के बताइए आप, क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अस्पताल ऑक्सीजन की मदद मांगता है और उसे जो है धमकाया जाता है? गुजरात में लगातार मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ये बात दिल्ली में नहीं हो रही है, मगर दिल्ली पर लोगों की पैनी निगाह है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। उत्तर प्रदेश के अंदर शवों को गंगा में बहाया जा रहा है। ऐसा कहां आप नजारा देख रहे हैं बताइए ना। बिहार में नदियों में बहाया जा रहा है, रुंज नदी में बहा दिया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की कई तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके अपने राज्य जो हैं वो लगे हुए हैं आंकड़ों को छुपाने के लिए, और एक सामान्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए। 2019 में जब कोरोना नहीं था तो अमूमन एक दिन में 27,000 लाशें हमारे शमशान घाटों में जलती थी। अगर रोज सिर्फ 4,000 मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, यानी कि 27,000 प्लस 4 31,000। इतने बुरे हालात होते क्या जो हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? यह आंकड़ा 4,000 का नहीं है, कम से कम 40,000 का है। रोज कम से कम इतने लोग मारे जा रहे हैं। हमने मानवता का अपमान किया है, हमने मृतकों का अपमान किया, हमने उनके परिजनों का अपमान किया हकीकत को छुपाकर, और अब फिर तुम इस तरह का वाहियात प्रोपेगेंडा कर लेकर आए हो जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? मोदी की रैलीज और कुंभ ने बढ़ाए मामले। हां, इसके जवाब में बीजेपी क्या कहती है, क्योंकि उन पर आरोप था कि मोदी की रैली और कुंभ ने मामले बढ़ाए। तो इस पर बीजेपी का क्या कहना है? वो दोष मढ़ रहे हैं यहां पर किसान प्रदर्शन पर, तमिलनाडु में राहुल गांधी की रैलीज पर, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में यह मामला तेजी से बढ़ा। यहां पर कुंभ का कोई जिक्र नहीं है, और यह कह रहे हैं कि भाई दरअसल किसान प्रदर्शन ही इसका केंद्र था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी चुनावी रैलियां बंद की। ममता बनर्जी लगातार मिन्नतें कर रही थी। जब 4 चरण के चुनाव बचे थे तब उन्होंने कहा कि इसे एक दिन में करा दो। तो चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों नहीं करवाया? क्या प्रधानमंत्री ने खुद कभी या अमित शाह ने खुद कभी यह पहल की कि नहीं एक दिन में चुनाव करा दिए जाएं? बताइए ना। और ये मेरे शब्द नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा आपके स्क्रीन पर चुनाव आयोग के बारे में कि तुम पर खून का केस क्यों ना दर्ज कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव जो यूपी में कराए गए वो अत्याचार था, जबरन लोगों को भेजा गया, और 700 अनऑफिशियली 700 टीचर्स डाइड यूपी के पंचायत चुनावों में। टीचर्स गिड़गिड़ा रहे थे दोस्तों कि हमें मत भेजो मत भेजो मत भेजो, मगर फिर भी टीचर्स को भेजा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इन्हें मुआवजा दो। आपकी पोल जो है मैं नहीं खोल रहा हूं, अदालतें खोल रही हैं, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। आज मैं यही तो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह सरकार हकीकत से कब तक मुंह मोड़ेगी? चुनाव बंगाल के आपने 8 चरण में कराए। आप चाहते तो उसे 3 चरणों में खत्म कर सकते हैं, मगर नहीं, आपको लग रहा था, आप हर बार यही कराते हैं, आप हर बार यही कराते हैं, आप आगे भी यही कराने वाले हैं, मैं जानता हूं। इसलिए चुनावों का ठीकरा बिल्कुल ममता बनर्जी राहुल गांधी पर करिए, मगर यह इनिशिएटिव आपको लेना होगा, बीजेपी को लेना पड़ेगा, जो आपने नहीं लिया। आपसे ज्यादा ऊंचा स्थान यहां पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने हासिल किया अपनी रैलीज को बंद करके। इसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है? इसके बाद बात आती है वैक्सीन्स की, टीकों की। तो उन पर आरोप था कि भारत ने अपने ही लोगों को नकारते हुए टीकों का निर्यात क्यों किया। मैंने कहा ना दोस्तों, ये 5 साल के बच्चे ने लिखा है बीजेपी का जवाब। पहला जवाब देखिए, ये बकवास है। ऐसे कौन लिखता है भाई? मैं जानता हूं अमित मालवीय, तुम्हारे जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स हैं वो सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं करते हैं। अब बीजेपी का जवाब भी तुम इस तरह से बना रहे हो। आगे देखिए, वो कह रहे हैं अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले टीकों की संख्या केवल 1/3 है। 1/3
1/3 कम होता है। 6.6 करोड़ टीके आपने भेजे, 1/3 कितना होता है? 2 करोड़ कम होता है क्या? और सबसे बड़ी बात, टीकों पर मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए आप। पहले आपने सिर्फ 2 टीकों पर स्वीकृति की मोहर लगाई, सिर्फ 2 पर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। बाद में जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आपको सिर्फ 2 टीकों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, 5 टीकों पर कॉन्ट्रैक्ट्स आप मंगाइए, तब जाकर आपने अभी हाल ही के दिनों में अप्रैल में ही मंगवाया उसे। आपको पहले कर लेना चाहिए था, आपको दिसंबर जनवरी में बुक कर लेना चाहिए था। इसी मंच पर मैंने एक वैक्सीन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आपको बयान सुनाया था कि हमने तो बहुत पहले भारत सरकार को टेंडर दे दिया था, मगर भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्यों देरी कर रहे थे वैक्सीन को लेकर, हासिल करने को लेकर आप क्यों देरी कर रहे थे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो टीकों पर राजनीति कर रही थी, कांग्रेस जो है वो टीकों पर सवाल, वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी। गलत बात। कांग्रेस क्या कह रही थी मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। जब खबर सामने आई थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बगैर तीसरे चरण के ट्रायल्स के उसे बाजार में लाया जाने वाला है, तो उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको कोई टीका लगाया गया है और उसके तमाम जो ट्रायल्स हैं वो पूरे नहीं हैं, उसकी पूरी तरह से जांच परख नहीं कर ली गई है, तो क्या आप उसे लगाएंगे? सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। क्या आप उसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो अगर कांग्रेस से सवाल उठा रही तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि साहब वैक्सीन को लेकर एक गलत माहौल तैयार किया। कांग्रेस अगर इतनी ताकतवर है तो आप क्या कर रहे हैं 303 सांसदों के साथ? राहुल गांधी पर हमला करते रहते हैं। अरे अगर राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं, क्या उनकी ताकत प्रधानमंत्री से भी बड़ी है? क्या उनकी विश्वसनीयता प्रधानमंत्री से बड़ी है? एक तरफ तो आप राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने टीकों को लेकर एक गलत धारणा पैदा की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं वो वैक्सीन क्यों लगाऊंगा जिसके सारे ट्रायल्स पूरे नहीं हैं, जिसकी पूरी जांच परख नहीं हो गई है। मैं आपके बीजेपी प्रचार तंत्र का भक्त नहीं हूं, मैं इस देश का जागरूक नागरिक हूं। उसके बाद आखिरी बात, सेंट्रल विस्टा के बजाय कोविड से लड़ने पर पैसे क्यों नहीं खर्च किए जाते? यह उन पर आरोप था। इसके जवाब में कहा कि नहीं, देखिए सेंट्रल विस्टा एक ऐसी परियोजना है जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए, वो भी कई वर्षों में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भूल जाइए आपने क्या लिखा। प्रधानमंत्री का बंगला जो इस वक्त इंडिया गेट में बन रहा है, उसकी अनुमति कब दी गई? जल्दी बताइए, अनुमति कब दी गई? अप्रैल के महीने में दी गई, जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा था। इस सवाल का जवाब दीजिए, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? आपको प्रधानमंत्री के लिए बंगला बनाना है? आपको इंडिया गेट के आसपास जो पूरा इलाका है उसे बर्बाद करना है, या वही पैसा लोगों के मदद के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना है? ये फालतू की बातें मत कीजिए आप। हकीकत यह है कि आपने इसे अपने अहम पर ले लिया है, आपने इसको अपने ईगो पर ले लिया है। अब जब इसकी आलोचना हो रही है तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है, और इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए। दोस्तों, बहुत दुख की बात है, ये जो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनका प्रोपेगेंडा 5 साल के बच्चे से लिखवाया है। और ये हालत उस पॉलिटिकल पार्टी की है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, जो दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में से। भारत में जो तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स चोरी छिपे इनके जेब में जाता है। मैं जानना चाहता हूं ना, पीएम केयर्स में आपने क्या डाला? और जाते जाते पीएम केयर्स के बारे में दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र क्या शिकायत कर रहा है। आपके स्क्रीन पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कमिटी ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद found all ventilators provided by PM Cares to be useless। यानी कि प्रधानमंत्री केयर से जो वेंटिलेटर्स आए वो सब वाहियात, बकवास और बाकायदा प्रमाण के साथ कांग्रेस यहां पेश कर रही है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों अनुराग द्वारी की रिपोर्ट है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि भोपाल के अंदर जो हमीदिया अस्पताल है, पीएम केयर से जो वेंटिलेटर काम आए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बाकायदा प्रमाण के साथ उन्होंने पेश किया।
उसके बाद वो ये बता रहे हैं आपके स्क्रीन पर, सिर्फ भोपाल ही नहीं, सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर में 28 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट होने की घटना सामने आई थी। आज यहां 72 वेंटिलेटर्स हैं और सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। आगे देखिए, शहडोल में 24 वेंटिलेटर्स पीएम केयर से मिले हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मशीन एडवांस्ड है, इसलिए चलाने में दिक्कत है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो आपने वेंटिलेटर्स दिए वो काम नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं या तो खराब हैं या शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं या फिर इनकी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वहां डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारे वेंटिलेटर्स दोस्तों पीएम केयर से आए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सवाल अगर आज मैं सुनिए सरकार में आपके सामने उठा रहा हूं तो गलत है क्या? जवाब दीजिए मेरी इस बात का। इस फूहड़पन से बाज आइए। इस देश की जनता के त्राहिमाम मचा हुआ है, दर्द में डूबा हुआ है वो। उसकी आह अगर आप तक पहुंच गई तो उसकी आह से आप भी नहीं बच पाएंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।